नमस्कार, मैं हूँ रिद्धिमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। फटाफट अंदाज में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनने की खबर सामने आई है। इस समझौते के तहत युद्ध विराम लागू करने, समुद्री व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने तथा आगे की वार्ताओं के लिए 60 दिनों की अवधि तय करने पर सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि समझौते के बाद क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को रोकने और समुद्री यातायात को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ईरान की ओर से भी समझौते की पुष्टि की गई है। रिपोर्टों के अनुसार समझौते की मध्यस्थता में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औपचारिक हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड में होने की संभावना जताई गई है। इस घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दिया। शांति समझौते की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशकों को हॉर्मुज जलडमरूमध्य के दोबारा खुलने और तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई। हालांकि कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल विकास और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों से जुड़े विषयों पर आगे बातचीत की जाएगी। यूरोपीय देशों ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाने चाहिए। दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजरायली सरकार और कई इजरायली नेताओं ने समझौते पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह समझौता ईरान की परमाणु गतिविधियों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों का पर्याप्त समाधान नहीं करता। विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता मध्य पूर्व में तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आगामी वार्ताओं में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विवादित मुद्दों पर कितना ठोस समाधान निकलता है। नॉर्वे के शाही परिवार से जुद्दी। इस बढ़ती खबर के अनुसार क्राउन प्रिंसेस मेट मैरिट के 29 वर्षीय बेटे मारियस बोर्ग होइबी को ओस्लो की एक अदालत ने बलात्कार के 2 मामलों में दोषी करार देते हुए 4 साल जेल की सजा सुनाई है। ओस्लो जिला अदालत, ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। हालांकि होइबी पर बलात्कार के कुल 4 आरोप लगे थे, लेकिन अदालत ने उन्हें 2 मामलों में दोषी पाया और शेष 2 से बरी कर दिया। इस सजा के साथ ही उन पर अपनी पूर्व प्रेमिका नोरा हॉकलैंड के साथ घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, जान से मारने की धमकी देने और नशीली दवाओं के सेवन जैसे कई अन्य गंभीर आरोपों को भी सिद्ध माना गया है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब सुनवाई के दौरान अभियोक्ताओं, प्रोसिक्यूटर्स ने होइबी के लिए 7 साल और 7 महीने की सख्त जेल की सजा की मांग की थी। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि होइबी ने अपने रसूख और पद का गलत इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी थी कि होइबी मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे हैं, इसलिए उनकी सजा को घटाकर 18 महीने कर दिया जाना चाहिए। फैसले के वक्त मारियस अदालत में स्वयं उपस्थित नहीं थे और उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से पूरी कार्यवाही सुनी। मारियस बोर्ग होइबी क्राउन प्रिंसेस मेट मैरिट के पहले विवाह से हुए बेटे हैं और उनके पास कोई आधिकारिक शाही पदवी या जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वे राज परिवार के एक प्रमुख सदस्य माने जाते रहे हैं। इस विवाद ने नॉर्वे के शाही घराने की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल होइबी के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वे इस फैसले का गहराई से अध्ययन करेंगे और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। तब तक के लिए यह फैसला नॉर्वे के शाही इतिहास में एक बड़े कलंक के रूप में देखा जा रहा है। नॉर्वे के शाही परिवार से जुद्दी। इस बढ़ती खबर के अनुसार क्राउन प्रिंसेस मेट मैरिट के 29 वर्षीय बेटे मारियस बोर्ग होइबी को ओस्लो की एक अदालत ने बलात्कार के 2 मामलों में दोषी करार देते हुए 4 साल जेल की सजा सुनाई है। ओस्लो जिला अदालत, ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। हालांकि होइबी पर बलात्कार के कुल 4 आरोप लगे थे, लेकिन अदालत ने उन्हें 2 मामलों में दोषी पाया और शेष 2 से बरी कर दिया। इस सजा के साथ ही उन पर अपनी पूर्व प्रेमिका नोरा हॉकलैंड के साथ घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, जान से मारने की धमकी देने और नशीली दवाओं के सेवन जैसे कई अन्य गंभीर आरोपों को भी सिद्ध माना गया है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब सुनवाई के दौरान अभियोक्ताओं, प्रोसिक्यूटर्स ने होइबी के लिए 7 साल और 7 महीने की सख्त जेल की सजा की मांग की थी। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि होइबी ने अपने रसूख और पद का गलत इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी थी कि होइबी मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे हैं,
इसलिए उनकी सजा को घटाकर 18 महीने कर दिया जाना चाहिए। फैसले के वक्त मारियस अदालत में स्वयं उपस्थित नहीं थे और उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से पूरी कार्यवाही सुनी। मारियस बोर्गहोइबी क्राउन प्रिंसेस मेटमारिट के पहले विवाह से हुए बेटे हैं और उनके पास कोई आधिकारिक शाही पदवी या जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वे राज परिवार के एक प्रमुख सदस्य माने जाते रहे हैं। इस विवाद ने नॉर्वे के शाही घराने की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल होइबी के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वे इस फैसले का गहराई से अध्ययन करेंगे और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। तब तक के लिए यह फैसला नॉर्वे के शाही इतिहास में एक बड़े कलंक के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता जहांगीर खान को गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से घुमाया गया। स्थानीय स्तर पर फाल्टा का पुष्पा कहलाने वाले जहांगीर खान को हाफ पैंट पहने और कमर में रस्सी बांधकर पुलिस सुरक्षा के बीच इलाके में ले जाया गया। यह उनकी गिरफ्तारी के बाद तीसरी ऐसी घटना बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जहांगीर खान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जबरन वसूली, धमकी और 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े आरोप शामिल हैं। हाल ही में उन्हें भारत नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया था, जहां वे कथित तौर पर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक वीडियो में खान को पुलिसकर्मियों की निगरानी में फाल्टा की सड़कों पर चलते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जांच के हिस्से के रूप में की गई। जहांगीर खान हाल के महीनों में राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहे हैं। उन्होंने फाल्टा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था और खुद की तुलना फिल्म पुष्पा के किरदार से की थी, जिसके बाद उन्हें फाल्टा का पुष्पा कहा जाने लगा। बाद में उन्होंने चुनावी मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया था। उनकी सार्वजनिक परेड को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है। आलोचकों का कहना है कि किसी आरोपी को इस तरह सार्वजनिक रूप से घुमाना उसकी गरिमा के अधिकार से जुड़ा सवाल खड़ा करता है, जबकि पुलिस का पक्ष है कि यह जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। नई दिल्ली, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में जारी राजनीतिक संकट रविवार को और गहरा गया, जब पार्टी के बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनसीपीआई में विलय की घोषणा कर दी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि टीएमसी के लोकसभा सांसदों में से 2/3 ने अलग समूह के रूप में मान्यता देने के लिए पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि उनका गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय करेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का समर्थन करेगा। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20 बागी टीएमसी सांसद इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। बागी खेमे का कहना है कि वे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करेंगे। इस घटनाक्रम को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रहा असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है और इससे संसद में टीएमसी की स्थिति पर असर पड़ सकता है। वहीं टीएमसी नेतृत्व ने इस कदम का विरोध किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि टीएमसी एक ही और अविभाजित राजनीतिक दल है तथा बागी सांसद अलग पहचान का दावा नहीं कर सकते। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी बागी सांसदों की प्रस्तावित विलय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून के तहत सांसद एकतरफा तरीके से किसी अन्य दल में विलय नहीं कर सकते और इस मामले में अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न उठ सकता है। यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इससे संसद में दलगत समीकरण और एनडीए की संख्या शक्ति दोनों प्रभावित हो सकती हैं। हैदराबाद पुलिस ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ एक उभरती हुई अभिनेत्री की शिकायत पर धोखाधड़ी और कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने फिल्म उद्योग में काम दिलाने का झांसा देकर अभिनेत्री का शोषण किया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने उसे फिल्मों और वेब सीरीज में अवसर दिलाने का वादा किया था। इसी बहाने आरोपी ने उससे संपर्क बढ़ाया और बाद में उसका कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया। अभिनेत्री का यह भी आरोप है कि उसे पेशेवर अवसरों के नाम पर गुमराह किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिल्म उद्योग में काम की तलाश कर रही महिलाओं के शोषण से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पीड़ितों से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली के डाबरी इलाके में स्थित एक अस्पताल में सोमवार को आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया गया।
अधिकारियों के अनुसार आग अस्पताल के एक हिस्से में लगी थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर मरीजों और अस्पताल कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। दमकल विभाग ने समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, जिससे आग अस्पताल के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक दी गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा अस्पताल की सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सर अभी है ना, इसमें थोड़ी देर पहले इसमें अस्पताल के अंदर आग लगी थी और आग लगने पे है ना पेशेंट भागा दौड़ी हुई है काफ़ी। और है ना जो दरवाज़ा था बैक साइड का, ये अंदर से ताला बंद था। लोग चिल्ला रहे थे। मैं अपने घर से आया और देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, तो मैं ऊपर घर से हथौड़ी लेके आया हूँ। हथौड़ी मैंने इनको दी है और इन्होंने ताला तोड़ा है। और ये ताले की ये वाला ताला है। अगर ये ताला नहीं टूटता तो हाथ से बढ़ने की पूरी संभावना थी। कोई बात नहीं। तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के छात्रों के लिए लगभग 720 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी नाश्ता योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में कुपोषण को कम करना, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना और पढ़ाई में उनकी एकाग्रता तथा प्रदर्शन में सुधार लाना है। योजना के तहत छात्रों को सप्ताह के अलग अलग दिनों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। मेन्यू में डोसा और चटनी, मिलेट, मोटे अनाज, इडली और सांभर, पूरी के साथ मिक्स वेजिटेबल कुरमा, बोंडा, उपमा तथा सामान्य इडली जैसे व्यंजन शामिल हैं। कई स्थानों पर छात्रों को वैकल्पिक दिनों में दूध या रागी माल्ट भी दिया जाएगा ताकि उन्हें अतिरिक्त पोषण मिल सके। सरकार का कहना है कि यह मेन्यू पोषण विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य किशोर छात्रों को पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना है, जिससे एनीमिया, कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। यह योजना सरकारी और स्थानीय निकायों के स्कूलों के साथ साथ चयनित सरकारी जूनियर कॉलेजों में लागू की जा रही है। प्रारंभिक चरण में लाखों छात्रों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि खाली पेट स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या कम होगी और इससे पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि तथा नियमित उपस्थिति में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना में पहले भी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई थी, जिसे अब नए स्वरूप और विस्तारित दायरे के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार इसे राज्य में छात्र कल्याण और पोषण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। हैदराबाद के माधापुर क्षेत्र में पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक को ड्रग्स की तस्करी और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान एक फ्लैट में 8 अन्य लोगों को भी प्रतिबंधित मादक पदार्थों का सेवन करते हुए पाया गया। पुलिस के अनुसार 13 जून को प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद पुलिस की टीमों ने संबंधित अपार्टमेंट पर छापा मारा। जांच में वहां से अवैध ड्रग वितरण और सेवन का नेटवर्क संचालित होने का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय धनकुला तरुण तेजा के रूप में हुई है, जो विजयवाड़ा का निवासी है। पुलिस का कहना है कि उसके पास से प्रतिबंधित मादक और मनोप्रभावी पदार्थ बरामद किए गए। पूछताछ में उसने इन पदार्थों की खरीद और आपूर्ति करने की बात स्वीकार की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 15 ग्राम MDMA, 382 ग्राम ओजी कुश गांजा, 9 मोबाइल फोन, ड्रग्स के सेवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तथा पैकिंग से संबंधित सामान जब्त किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी विजयवाड़ा के 2 ड्रग सप्लायरों से MDMA और ओजी कुश गांजा प्राप्त करता था और उन्हें हैदराबाद में बेचता था। दोनों सप्लायर फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी और ड्रग्स के मूल स्रोत का पता लगाने के प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि फ्लैट में मिले 8 युवक रोजगार की तलाश में थे और वे आरोपी से मादक पदार्थ खरीद कर उनका सेवन कर रहे थे।